ओके, वेलकम बैक। सो आई वाज टेलिंग यू कि हर डिपार्टमेंट वाला फिर चाहेगा कि उसे मैक्सिमम उस 10 लाख में से मिले, बिकॉज वो जस्टिफाइड, आप एरिया वाइज या टास्क वाइज आप एस्टिमेट नहीं लगा रहे होते, आपने तो लमसम लगाया। अच्छा, दूसरा, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर प्रोजेक्ट्स विद अनसर्टेनिटी और वेयर देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ सिमिलर प्रोजेक्ट्स। अब पहले से कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है, पहले से आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कैसे एस्टिमेट करोगे लमसम में या एनालॉगस में कि भाई इतना प्रोजेक्ट कॉस्ट आएगी? सो ज़ाहिर है ऐसी सिचुएशन में ये कोई एनालॉगस एस्टिमेटिंग ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं होती। फिर ये जो डिफरेंस बिटवीन पुराने प्रोजेक्ट्स एंड करंट प्रोजेक्ट्स है उसको ज़्यादा कैटर फॉर नहीं करता। हर प्रोजेक्ट की अपनी कुछ नीड्स होती हैं, उसके अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हो सकता है कि पिछले प्रोजेक्ट के लिए जो मैंने लास्ट टाइम किया वो भी 5 मरले का घर था, मेरा भी 5 मरले का घर मैं बना रहा हूँ, लेकिन पुराना वाला जो प्रोजेक्ट है वो शहर की ऐसी लोकेशन पे था जहाँ पे इर्द गिर्द से ही उसे बहुत सारी सप्लाईज बड़े आराम से मिल जाती थी। और ये जो दूसरा घर बन रहा है ये ऐसी लोकेशन पे है कि जहाँ पे मे बी 50 किलोमीटर जो है वो आपको दूर है, रिसोर्सेज, सीमेंट और ऐसी चीजें आपको जो लाना पड़ती हैं। तो ऑब्वियसली दोनों डिफरेंस, दोनों चीजें, दोनों प्रोजेक्ट की अपनी रिक्वायरमेम्स हैं और उनके एस्टिमेट भी डिफरेंट होंगे। तो एनालॉगस के अंदर ये फ्लॉ है कि वो ये कंसिडरेशन नहीं रखता। बॉटम अप का क्या फायदा? बॉटम अप जो है वो मोर एक्यूरेट है, और ये एनालॉगस भी यूज कर सकता है, बॉटम अप 3 पॉइंट भी यूज कर सकता है और पैरामीट्रिक भी कर सकता है, लेकिन ये तीनों काम पूरे प्रोजेक्ट पे नहीं करता बल्कि एक्टिविटी लेवल पे करता है। तो अगर ये 10 एक्टिविटीज हैं, इस पे मैंने पैरामीट्रिक यूज किया है, इस पे मैंने एनालॉगस यूज किया है, उसके बाद अगले वाले पे मैंने फिर पैरामीट्रिक कर दिया है मे बी, उसके बाद फिर मैंने अगले वाले पे 3 पॉइंट एस्टिमेट लगा लिया, तो ये जितने हैं ये कंबाइन होके फिर वर्क पैकेज का एस्टिमेट बनते हैं। तो ये जो मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ, इट कुड बी एनालॉगस, इट कुड बी पैरामीट्रिक, इट कुड बी 3 पॉइंट, लेकिन हम लमसम एनालॉगस की तरह जैसे हम बात कर रहे थे, लमसम पूरे प्रोजेक्ट का एनालॉगस नहीं लगा रहे। तो इसलिए जस्टिफाइड तरीके से आप अपनी चीजों को यहाँ पे आप जस्टिफाई कर सकते हो कि भाई किस डिपार्टमेंट पे कितना पैसा लगना चाहिए। अच्छा, फिर क्योंकि टीम मेंबर साथ मिलते हैं और उनके अपने एस्टिमेट्स होते हैं, तो उनका उसके साथ बाय इन, उनकी एग्रीमेंट, उनकी कमिटमेंट बढ़ जाती है। देन ये डिटेल एनालिसिस के ऊपर बेस करता है डिलीवरेबल्स के, ऑब्वियसली इसलिए एक्यूरेट भी है, प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर मॉनिटरिंग। और मजे की बात यह है कि यही वो रेफरेंस पॉइंट के तौर पे एक्ट करता है जिसकी वजह से मैं मॉनिटर एंड कंट्रोल कर सकता हूँ। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट से मुझे हैदराबाद जाना है और मैं हैदराबाद जाने के लिए बिल्कुल कोई चीज देखे बगैर कि भाई ये यहाँ से डिस्टेंस कितना है, पुरानी इसका एस्टिमेट कितना है, मैं कुछ भी नहीं देखता, एंड आई जस्ट स्टार्ट मूविंग, और मैं अपना चलने का टाइम भी नहीं नोट करता कि क्या है, और मैं अपनी स्पीडोमीटर पे भी नजर नहीं रखता, और 3 घंटे बाद अप्रोक्सीमेटली मुझसे कोई पूछता है, हाँ जी कितनी प्रोग्रेस है, कितना सफर हो गया है, ऑब्वियसली आई वॉन्ट बी एबल टू टेल एनीथिंग। वाई? क्योंकि मैंने कोई रेफरेंस पॉइंट, कोई अपनी बेस लाइन, कुछ भी डिसाइड नहीं किया हुआ। और अगर मैं ये चीजें डिसाइड नहीं कर रहा तो मैं कभी भी अपनी परफॉर्मेंस को मैयर नहीं कर सकता। मैयर नहीं कर सकता तो मुझे ये भी नहीं पता चलता कि भाई मैं प्लान से कितना दूर जा रहा हूँ, और इसीलिए मुझे वेरिएंस का भी अंदाजा नहीं होता क्योंकि प्लान एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो मैं उसको कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ? ऑब्वियसली मैं कंट्रोल भी नहीं कर सकूंगा। लेकिन अगर मैंने ये डिसाइड किया हुआ कि भाई लेट्स से कलर का हार इतने बजे, भेरा इतने बजे, इतनी स्पीड पे जाऊंगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितनी, यहाँ से यहाँ तक कितनी, एंड सो ऑन, इतने देर का स्टॉप होगा। अब मैंने सारे प्लान बनाए हुए, तो आई कैन फ्रीक्वेंटली चेक कि मेरी प्रोग्रेस क्या है। इतने बजे चला था, इतनी स्पीड मैंने रखी, इतने बजे यहाँ पहुंचा, तो आई कैन मॉनिटर माई प्रोग्रेस। और अगर इसमें कोई कमी पेशी है जिसको हम वेरियंस का नाम देते हैं, तो हम उस वेरियंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या है बॉटम अप एस्टिमेटिंग के? इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम जाहिर चाहिए और एफर्ट चाहिए और पैसा लगता है। और फिर टीम मेंबर्स जो है ना, वो अपने तौर पे एक्टिविटी लेवल पे ना उनको वो पैड करने की कोशिश करते हैं। वो अपने एस्टिमेट के अंदर कुछ ना कुछ आर्बिट्रेरी, बगैर किसी रिस्क मैनेजमेंट एफर्ट के वैसे ही कुछ चीजें ऐड करके बताते हैं। तो दैट इज अ फॉल्ट। हाँ, अगर उनको वो मैनेजमेंट रिजर्व और कॉन्टीजेंसी रिजर्व का पता है तो फिर तो वो नहीं करेंगे कि अगर उनको उसका बिल्कुल आइडिया नहीं है तो फिर जाहिर है दे विल फियर कि यार ये एस्टिमेट ऊपर नीचे भी तो हो सकते हैं। तो इसलिए वो पैडिंग कर सकते हैं। रिक्वायर्स दैट द प्रोजेक्ट बी डिफाइंड। अच्छा, और फिर जाहिर है एस्टिमेटिंग जो बॉटम अप एस्टिमेट है वो करने के लिए पूरा प्रोजेक्ट डिटेल में डिफाइन करना
और उसको ब्रेक डाउन करना वो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप नहीं कर सके। और इसी वजह से इस दोनों चीज़ों पे टाइम लगता है, इन दोनों चीज़ों पे एफर्ट लगती है। तो ये हैं कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आपको सारे पता होंगे, बट इट वाज गुड और इट वाज इम्पोर्टेंट कि हम इनको एक दफ़ा क्विकली देख ज़रूर लें। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें रिफ्रेश हो जाती हैं, और एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है कि अच्छा यार ये पूछना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एक्यूरेसी ऑफ एस्टिमेट। एक्यूरेसी ऑफ एस्टिमेट के बारे में हमें हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान ये बताता है कि हमारे एस्टिमेट कितने एक्यूरेट होने चाहिए। कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर एक्यूरेसी लेवल लिख रहा होता है, फॉर एग्जांपल +-10%। अब ये जो +-10% है, इसका मतलब है कि अगर मैं 200 रुपीज कोट कर रहा हूँ, तो मेरा जो या 200 रुपीज का एस्टिमेट कर रहा हूँ, तो मेरी प्राइस कुड बी एनीथिंग बिटवीन 180 टू 220। ठीक है, ये मेरे पास आएगा एक रेंज की शक्ल में। और मैं कहता हूँ कि यार इतना फाइन है। अगर मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर कहता नहीं यार इससे एक्यूरेट चाहिए, तो जाहिर है वो मुझे मार्केट से जाके लेना पड़ेगा, वो मुझे वेंडर्स को कांटेक्ट करके लेना पड़ेगा, और इस पे टाइम एंड एफर्ट लगेगी, और ये टाइम एफर्ट की अपनी भी कॉस्ट होगी। तो आप एक एक्यूरेसी का लेवल बताते हो, और उस एक्यूरेसी की लेवल को सामने रखते हुए हम अपने प्रोजेक्ट के जो एस्टिमेट्स है उनको एक रेंज में बताते हैं। ठीक है, एस्टिमेट रेंजेस। एक और बात वो याद रखिएगा कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, तो उस वक्त हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की कम होती है, और हम ज्यादातर एनालॉगस एस्टिमेटिंग करते हैं। लेकिन जब हम प्लानिंग में आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जब हमें क्लैरिटी आती जाती है, तो फिर हम वो 3 पॉइंट एस्टिमेटिंग, पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग एंड बॉटम अप एस्टिमेटिंग इनको यूज करते हैं, और उससे हमारी एक्यूरेसी जाहिर है बेहतर हो जाती है। बट ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि मुझे अब कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो दैट मीन्स हम टॉप डाउन अप्रोच से बॉटम अप अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्ट के दौरान, जैसे जैसे मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन या मोर इंफॉर्मेशन आती जाती है। अच्छा, उसके बाद एस्टिमेट जैसे मैंने कहा रेंजेस में होगा, और जितनी रेंज ज्यादा होगी इसका मतलब है उतनी अनसर्टेनिटी है, और उतनी अनसर्टेनिटी का मतलब है उसके अंदर उतना ही रिस्क है। और इसके अंदर हमने ग्रुप में भी मैंने एक डिस्कशन की थी, दानिश ने एक क्वेश्चन किया था, और वहां पे भी हमने बात की थी कोई रेंजेस की, तो उस पॉइंट को भी आप काइंडली देख लीजिए। ये वही समरी शीट है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एस्टिमेट जो हमने एक्टिविटी ड्यूरेशन किया था वहां पे, कि हमारे पास बेसिकली एनालॉगस, पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग और इंजीनियरिंग या डेफिनेटिव या बॉटम अप एस्टिमेटिंग है। ठीक है, और जो पहला एनालॉगस है ये रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में होती है, दैट मींस -25 to 75%, यानी कि 100%। अगर मैं देखूं प्लस माइनस दोनों तरफ अगर बराबर नहीं भी है, बट 100 के ये डिफरेंस आ रहा है। इसको बनाने में तो सिर्फ डेज लगते हैं, जल्दी बन जाता है, लेकिन एक्यूरेसी भी उतनी होती है। और इसी तरह ये दूसरी भी है, आई ऑलरेडी कवर्ड दिस पॉइंट जब हम स्केड्यूल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। अच्छा, आखिरी एक और सॉरी आखिरी मेरे ख्याल में एक और टूल टेक्निक है, वो टूल एंड टेक्निक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हम जानते हैं कि इसके अंदर हर वो ऑटोमेटेड टूल या सॉफ्टवेयर हो सकता है, इसका पार्ट हो सकता है जो हमारे प्रोजेक्ट को हेल्प करे। फॉर एग्जांपल, एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन कैसे करनी है, इसके लिए सिंपली अगर मेरे पास स्प्रेडशीट्स हैं, एक्सेल की शीट्स हैं, या मेरे पास क्वालिटी मैनेजमेंट के कोई टूल्स हैं, रिस्क के कोई टूल्स हैं, या मेरे पास अकाउंटिंग का कोई सॉफ्टवेयर है, ये सारे के सारा ऑब्वियसली मुझे कॉस्ट एस्टिमेशन में हेल्प करेगा, और ये टूल एंड टेक्निक हम यूज करेंगे। टूल से जनरली मुराद ऐसे केसेस में सॉफ्टवेयर ही होता है, और ये मैंने आपको बताया था पहले भी। उसके बाद है रिसोर्सेज की जो कॉस्ट रेट है वो हमें कहाँ से पता चलेगा, हो सकती है अवेलेबल, वो है पुराने सिमिलर प्रोजेक्ट्स। प्रीवियस प्रोजेक्ट का डाटा मुझे इसमें हेल्प कर सकता है। नंबर टू, कुछ पब्लिश्ड रेट लिस्ट मुझे कमर्शियल बेसिस पे भी मिल सकती हैं, या फिर मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को सामने रखते हुए कोई एक एस्टिमेट्स जो है वो अपने पास मेंटेन किए हों, वहां से मिल सकती है, और वो मुझे ज़ाहिर PMIS से मिलेगा। इसके अलावा हम किसी एक्सपर्ट से भी वो एस्टिमेट्स ज़ाहिर है ले सकते हैं, जो रेट्स हैं वो क्या है, या फिर हम खुद मार्केट में जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम के लिए आपने जहन में रखना है कि मेरे पास रिसोर्सेज के जो रेट्स हैं, कॉस्ट के रेट्स हैं, वो हमारे पास अवेलेबल हैं, और हम एक्यूरेटली वो देख के लिख सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली ज़ाहिर है यू मे थिंक यार ये कहाँ से आया है। एग्जाम के अंदर आपने ये जरूर समझना है कि भाई मेरे पास वो एस्टिमेटिंग के रेट लिस्ट या रेट्स पड़े हुए हैं, कॉस्ट रेट्स जो है सबके, लेबर के, हर चीज़ के वो पड़े हुए हैं, और
I already know this thing right in the beginning of the project. अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, ऑब्वियसली वो तो है ही है। ऑल्टरनेटिव एनालिसिस क्या है? जब मैं अपने किसी भी एक्टिविटी का या एक्टिविटी के अंदर कोई काम है, प्रोडक्ट बनानी है, डिलीवरेबल बनाना है, उसकी कॉस्ट का एस्टिमेट लगाऊंगा, तो जाहिर है वो एस्टिमेट एक पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती। ये भी हो सकता है कि भाई अगर आप इसको मशीनरी के थ्रू करोगे तो इतनी कॉस्ट आएगी, अगर आप इसको मैनुअल करोगे तो इतना कॉस्ट एस्टिमेट बन रहा है, आप बताएं कौन सा लगाना है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं एक चीज परचेज करता हूँ तो इतनी कॉस्ट आएगी, अगर मैं एक चीज को लीज पे या रेंट पे लेता हूँ तो एक दूसरी कॉस्ट आएगी। अच्छा, खुद बनाता हूँ तो और कॉस्ट होगी, बनी बनाई ले लेता हूँ तो और कॉस्ट आएगी। इसको हम कहते हैं कि हम डिफरेंट ऑल्टरनेट ऑप्शंस में से उनका एनालिसिस करके कोई एक चूज करते हैं। ठीक है, और ये बहुत सारी एक्टिविटीज, कुछ ऐसी एक्टिविटीज ऐसी हो सकती है जहाँ पे चॉइस ही ना हो, आपको सीधा सीधा एक ही रेट लिस्ट मिल रहा है, लेकिन कुछ चॉइसेस ऐसी हो सकती हैं, कुछ एक्टिविटीज ऐसी हो सकती हैं उसमें मल्टीपल पॉसिबल आपके पास वैल्यूज एस्टिमेट की आ सकती है। एंड इट विल डिपेंड ऑन, मे बी आप खरीद रहे हैं, आप उसको रेंट पे ले रहे हैं या क्या। ठीक है, खुद बना रहे हैं, बाय से बनवा रहे हैं, मशीनी के थ्रू बना रहे हैं, इक्विपमेंट के थ्रू बना रहे हैं, मैनुअली बना रहे हैं। सो डिफरेंट, एक काम को, एक एक्टिविटी को करने के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस में से मैं कौन सा चूज करता हूँ वो जाहिर है मुझे ऑल्टरनेटिव एनालिसिस है, और मैं कॉस्ट कंसीडर करूंगा कौन सी वाली चीज की कॉस्ट बेहतर है। अच्छा, अब हो सकता है यहाँ पे, सॉरी एक बात और, कि हो सकता है कि मैं खुद हायर कॉस्ट वाली चीज परचेज करूं। अब उसके अंदर जाहिर है मैं ये कंसीडर जरूर करूंगा कि ये जो मैं एक्स्ट्रा कॉस्ट पे कर रहा हूँ उसके बदले मुझे कोई बेनिफिट भी मिल रहा है या नहीं। हो सकता है इस एक्स्ट्रा कॉस्ट का कोई बेनिफिट, तो मैं अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी उसके अंदर देखूंगा कि भाई ये जो अगर मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, चार ऑप्शन है, चार में से मैं सबसे महंगी वाली खरीदूं तो क्यों वो खरीदता हूँ, वो जो मैंने ऑल्टरनेटिव डिस्कस किया है या अवेल किया वो क्यों कर रहा हूँ। तो ये चीज भी आपके पास यहाँ पे आएगी। रिजर्व एनालिसिस के बारे में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आई गेस 2 से 3 नॉलेज एरिया, तो प्रोसेसेस के अंदर हमें पढ़ लिया है कि दो टाइप के मैनेजमेंट रिजर्व होते हैं। एक को, सॉरी, दो टाइप के रिजर्व होते हैं, एक को हम कॉन्टीजेंसी रिजर्व कहते हैं और एक को हम मैनेजमेंट रिजर्व कहते हैं। कॉन्टीजेंसी रिजर्व हमारे बजट का हिस्सा होते हैं, सॉरी हमारी कॉस्ट बेसलाइन का हिस्सा होते हैं, और मैनेजमेंट रिजर्व जो है वो कॉस्ट बेसलाइन का हिस्सा नहीं होते। इसके बारे में मजीद हम जब अभी थोड़ी देर में प्रोजेक्ट बजट में स्टार्ट करने लगा हूं तो मैं आपको ये चीज फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा रिजर्व एनालिसिस के बारे में। बट एज आई टोल्ड यू कि रिजर्व एनालिसिस मेरे पास, सॉरी, जो हमारे कॉस्ट के एस्टिमेट है उसके अंदर जहाँ पे लेबर की कॉस्ट और दूसरी कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट, मशीनरी की कॉस्ट, वहां पे हम अपनी कॉन्टीजेंसी रिजर्व को भी इंक्लूड करते हैं। इसलिए ये एस्टिमेट बनाने के लिए मुझे रिजर्व एनालिसिस करना पड़ रहा है इस स्टेज में। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया शुरू में ही। इसके बाद है डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। डिसीजन मेकिंग के लिए आपने देखा होगा एक वोटिंग का क्राइटेरिया, वोटिंग आपने पढ़ा होगा। एक और डिसीजन मेकिंग होती है जिसके अंदर हम मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस करते हैं। ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ये डाटा गैदरिंग टेक्निक है, और जो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है ये बेसिकली इंटरपर्सनल एंड टीम स्किल्स है। ठीक है, यहाँ पे रीटा के अंदर शायद ये डिसीजन मेकिंग कैटेगरी में है, लेकिन नॉमिनल ग्रुप टेक्निक के बारे में ये कुछ बातें आपने याद रखनी है कि ये जो मेरे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना, उसी का एक इनहेंस्ड वर्जन है। इनहेंस्ड किस तरह कि इसके अंदर हम डिसीजन मेकिंग भी करते हैं। जब मेरे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग की शक्ल में चीजें आती हैं तो मैं उसके ऊपर कोई डिसीजन लेता हूँ, थ्रू वोटिंग लेता हूँ। ठीक है, एनजीटी के अंदर क्या होता है कि हम सबसे पहले एक क्वेश्चन या प्रॉब्लम जो भी है वो हम सबको पेश करते हैं, और सब लोग चुप करके उसके सोल्यूशन या आइडिया उस पर जनरेट करते हैं। लेट से वो एस्टिमेट हमें बता रहे हैं। अब वो एस्टिमेट बताने के बाद जो मॉडरेटर होता है, जो सारी इस एक्टिविटी को कंडक्ट कर रहा होता है, वो उनसे आइडियाज लेके अपने कुछ फ्लिप कार्ड्स पे लिख लेता है, और फिर वो लोगों को सारे के सारे जो आइडियाज हैं वो एक्सप्लेन किए जाते हैं, ताकि कोई लोग किसी के माइंड में उसके बारे में कंफ्यूजन ना रहे। जब वो क्लैरिटी या क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है फिर उनसे पूछा जाता है कि अब बताइए कि आप किस वाले आइडिया के साथ हैं। उसके लिए वो 1 to 5 स्केल पे रेटिंग करते हैं, तो जाहिर है जिसका स्कोर सबसे ज्यादा हो वो वाला आइडिया चुना जा सकता है। अच्छा, एक बात वो ये कि ये सारे का सारा काम रिटर्न में हो रहा है और एक दूसरे से छुपा के हो रहा है। दैट मीन्स एनोनिमिटी जो है वो मेंटेन रहती है। सो अगर मैं ये कहूँ कि नॉमिनल ग्रुप टेक्निक ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की ही एक है, जिस ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी हम आइडियाज जनरेट करवाते हैं, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है।
ऐसे रैंडम नहीं है कि सब लोग बैठ के चीखन ताड़ मचाई हुई और हर कोई अपना अपना बता रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि लोग अपने आइडियाज के बारे में सोचते हैं और उसको लिखते हैं और फिर एक मॉडरेटर के हवाले कर देते हैं, वो शेयर करता है। इसका फायदा ये होता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में तो जो लोग लाउड हैं, ज्यादा बोलने वाले हैं, वो अपने आइडियाज दे देते हैं, लेकिन जो साइलेंट मेंबर्स हैं, जो थोड़ा शाय हैं, जो इंट्रोवर्ट हैं, वो मे भी अपना ओपिनियन ना दे सके। फिर हो सकता है एक बॉस साहब बैठे हुए हैं, वो एक ओपिनियन दे रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता, लेकिन एक मुरवत में अपने बॉस को देखते हुए मैं चुप कर जाता हूँ। तो ऑब्वियसली ये वाले डिसएडवांटेजेस हमें आते हैं, लेकिन हम ये इनको एड्रेस कैसे कर रहे हैं? हम थ्रू एनजीटी या नॉमिनल ग्रुप टेक्निक के थ्रू कर रहे हैं कि लोग अपने अपने पेपर पे लिखते हैं और उसके बाद वो वोटिंग भी छुपा के करते हैं। तो उनका बॉस हो या जो भी हो, उसको नहीं पता चलता कि भाई किसका क्या आइडिया है, अनलेस बॉस अकेले का एक वोट और बाकी सब जो है ना दूसरे वोट में हो, तो जरा फिर तो पता चल जाएगा। अब इसके नतीजे में इस सारी जो मैंने कॉस्ट एस्टिमेशन की, इसके नतीजे में मेरे पास जो चीज़ आती है उसको हम कहते हैं कॉस्ट एस्टिमेट। बिल्कुल जिस तरह हमने स्केड्यूल के एस्टिमेट लगाए थे और स्केड्यूल के एस्टिमेट की हमने बेसिस भी डिसाइड की थी, किन बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि इतना स्केड्यूल है, बिल्कुल उसी तरह मैं कहूँगा किन बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि इतनी कॉस्ट लगेगी। ये जो बेसिस ऑफ एस्टिमेट है, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो इसलिए एस्टिमेट कॉस्ट प्रोसेस के आउटपुट पे दो मेजर चीजें आती हैं, एक होती है कॉस्ट ऑफ एस्टिमेट और एक होता है बेसिस ऑफ एस्टिमेट। कॉस्ट एस्टिमेट है, बेसिस ऑफ एस्टिमेट। और उसके बाद आपको पता है कि हमारा अजम्पशन लॉग लाजमी अपडेट होता है, लेसन लर्न लाजमी अपडेट होता है और रजिस्टर लाजमी अपडेट होता है। और ये क्यों होता है, ये मैंने आपको शुरू में ही 2-3 लेक्चर पहले बताया कि ये हर प्रोसेस के इनपुट पे आउटपुट पे आता है, और क्यों आता है वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। जी, अब मेरे पास हर एक्टिविटी की एस्टिमेट आगे में है एंड नाउ आई वुड लाइक कि यार मैं अपना बजट बनाऊं। बजट बेसिकली क्या है? बजट एक एग्रीगेशन का नाम है। एग्रीगेशन का मतलब सम करने का नाम है। वो जो चीजें मैंने एक्टिविटी लेवल पे इस वक्त एस्टिमेट लगाए हैं, उनको मैं सम अप करूंगा तो वो वर्क पैकेजेस की कॉस्ट एस्टिमेट आ जाएंगे। वर्क पैकेजेस को सम अप करूंगा तो मेरे पास कंट्रोल अकाउंट की कॉस्ट आ जाएगी एस्टिमेट। और इसी तरह ऊपर डिलीवरेबल्स की और इसी तरह पूरे प्रोजेक्ट का एक बजट या कॉस्ट एस्टिमेट मेरे पास आ सकता है। ये काम हम करते हैं डिटरमाइन प्रोसेस में, लेकिन सॉरी डिटरमाइन बजट के अंदर। लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये सम करना नहीं है, बल्कि हम इसको टाइम फेज्ड तरीके से भी या टाइम बेस्ड तरीके से भी अपने एक एस्टिमेट को लगाते हैं। एक्चुअल में इस प्रोसेस के आउटपुट पे ना मेरे पास तीन चीजें आती हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के नतीजे में मेरे पास या आउटपुट पे मेरे पास तीन चीजें आती हैं। एक को मैं कहता हूँ कॉस्ट बेसलाइन, एक को मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट बजट, एक को मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट फंडिंग रिक्वायरमेंट्स। सो तीन चीजें आ रही हैं, प्रोजेक्ट बजट, कॉस्ट बेसलाइन। कॉस्ट बेसलाइन को आप बजट एट कंप्लीशन भी कह सकते हैं, BAC। ऑल्दो थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं अभी बताता हूँ वो डिफरेंस क्या है, बट कॉस्ट बेसलाइन एंड BAC ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। और दूसरा प्रोजेक्ट बजट और तीसरी चीज है फंडिंग रिक्वायरमेंट्स। प्रोजेक्ट फंडिंग रिक्वायरमेंट्स, ये तीन चीजें इस प्रोसेस के आउटपुट पे आती हैं। ये तीनों चीजें हमें बहुत अच्छे से समझना भी है और हम इंशाल्लाह समझेंगे, लेकिन पहले जरा इस बजट को बनाने के लिए जो मुझे इनपुट्स चाहिए जरा उन पे देखिए, नजर डाली जाए। इंटरेस्टिंगली अब दो वो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स जो प्रोजेक्ट से पहले बने थे, जिसको हमने बिजनेस केस कहा था और अभी तक आप उसका भूल चुके हो शायद, और एक बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान कहा था, ये बेसिकली हम इस वक्त कंसीडर करेंगे। उसकी वजह क्या है? बिजनेस केस के अंदर ये पर्पस होता है कि यार ये प्रोजेक्ट बनाया क्यों जा रहा है, और हो सकता है इस प्रोजेक्ट का पर्पस हो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ज़ाहिर मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा बेनिफिट, मैं कौन से बेनिफिट लेना चाह रहा हूँ? बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान मुझे ये बताएगा कोई मॉनेटरी बेनिफिट है, कॉस्ट पैसे से रिलेटेड बेनिफिट है, तो मुझे अपनी कॉस्ट के साथ अपने बजट के साथ उसको जरूर लिंक करना है। ठीक है, सो ये वो बात है जो मैं चाहूंगा कि एक दफा इन दोनों को पढ़ लूं, ताकि मेरे पास ओवरऑल प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो और अकॉर्डिंगली मैं अपना बजट जो है वो फाइनल करूं। अच्छा, उसके बाद है कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान मुझे चाहिए। वाई? क्योंकि कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान ही तो मुझे बताता है एस्टिमेट कैसे करने हैं, बजट कैसे बनाना है, कंट्रोल कॉस्ट कैसे करनी है, तो ये मुझे इसी प्लान के थ्रू मिलेगा। एंड देन स्कोप बेसलाइन, इसी के अंदर मेरी वो WBS डिक्शनरी है, और आपको पता है कि वो WBS की बेसिस पे ही मैंने चीज़ों को एग्रीगेट करना है। देन प्रोजेक्ट का स्केड्यूल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड के टाइम फेज्ड होता है, बजट जो है वो टाइम फेज्ड होता है, तो उसके लिए मुझे स्केड्यूल चाहिए। एंड देन रिस्क रजिस्टर, OPS, उसी तरह लेसन लर्न रजिस्टर, अजम्पशन लॉग, चाहे लिखी भी है या नहीं लिखी भी, वो इनपुट पे है जरूर। ठीक है जी।
अच्छा, अब दूसरा, वो जो मैंने अभी पिछले प्रोसेस के अंदर एस्टिमेट लगाए और बेसिस ऑफ एस्टिमेट लगाए, ऑब्वियसली इन्हीं को तो मैंने अब ऐड करना है, ऑब्वियसली इन्हीं को भी अब मैंने सम करना है, जिसको हम कहते हैं एग्रीगेट करना है। सो ये कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स भी मुझे चाहिए होंगे। देन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान, ये रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान क्यों है पता होगा, चाहिए होगा, बिकॉज मुझे अगर रिसोर्सेज का ओवरऑल बजट लाइक फाइनल करना है, एक रिसोर्स है, एक लेबर है, वो 10 आवर्स पर डे, सॉरी सॉरी क्या कहते हैं, $10 पर डे जो है वो, या पर आवर जो है वो चार्ज कर रही है। तो आई वुड लाइक टू नो कि इसने एक दिन में कितने घंटे काम करना है, लेट्स से 8 आवर्स करना है, एंड देन कितने डेज के लिए एक्टिविटी चलनी है, उसी से तो मैं अपना बजट बनाऊंगा। ठीक है, कॉस्ट एस्टिमेट के अंदर तो हमने ये एस्टिमेट लगा लिया कि वो $10 पर आवर लेगा, लेकिन वो एक्टिविटी कितना अच्छा चल रही है, तो इसके लिए मुझे ज़ाहिर है, और वो रिसोर्स मुझे उस एक्टिविटी पे कितने टाइम के लिए चाहिए होगी, वो मुझे रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान के अंदर से मिलेगा। और इसके अलावा वो जो एग्रीमेंट्स कोई हैं, उन एग्रीमेंट्स को भी हमने ज़रूर देखना है रिगार्डिंग परचेज ऑफ, जो हम चीज़ें खरीद रहे हैं, हमारा जो सेलर है और जो हम बायर हैं, हम दोनों के दरमियान जो एग्रीमेंट है वो है। जैसे मैंने आपको कहा था कि वो कोई परचेज ऑर्डर की तरह हम करते हैं, शायद मैं उससे की बात कर चुका था या कंप्लीट नहीं हुई थी, कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन किसी सप्लायर के साथ 3 साल 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आपको जो भी मटेरियल मशीनरी चाहिए होगी हम यहाँ से लेंगे, और इसके लिए आपको परचेज ऑर्डर, बस आपने परचेज ऑर्डर इशू करना है, और उस परचेज ऑर्डर के जवाब में हम आपको चीज़ें भेज देंगे। ठीक है, तो इस किस्म के भी एग्रीमेंट्स होते हैं, और वो भी मुझे बजट बनाने के लिए ज़ाहिर है चाहिए होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है टूल्स एंड टेक्निक्स। एक इंपॉर्टेंट टूल एंड टेक्निक वो क्या है? वो टूल एंड टेक्निक है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब है कॉस्ट को ऐड करना। ठीक है, वो कॉस्ट को ऐड कैसे करते हैं? दो तरीके हैं मेरे पास, वो दोनों तरीके मैं आपको जरा दिखाऊंगा, आप जरा अच्छी तरह से इनको समझ लीजिएगा। एक तो कॉस्ट की एडिशन होती है, वो हम उसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक्टिविटी लेवल पे एस्टिमेट लगाते हैं, हर एक्टिविटी का एस्टिमेट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एक्टिविटी का एस्टिमेट आया $50, एक का आया $100, एक और का आया $100। ये तीनों मिल के एक वर्क पैकेज बनाती हैं, और उस वर्क पैकेज को हम कहते हैं कि इस वर्क पैकेज की टोटल जो कॉस्ट एस्टिमेट आया है वो है 250। इसी तरह इस वाले वर्क पैकेज की जो दूसरा है 50 50 50, जिसके नीचे तीन एक्टिविटीज हैं, वो मिला के मेरे पास जो वर्क पैकेज का एस्टिमेट है 150। अब ये वाला 250 एंड लेट्स से ये वाला 150 और इधर से दूसरे भी आते हैं, वो हम कंट्रोल अकाउंट में ऐड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला वर्क पैकेज एंड ये वाला वर्क पैकेज, ये दोनों मिल के यहाँ पे आए, और ये एक कंट्रोल अकाउंट बना, और इस कंट्रोल अकाउंट को मैं कहता हूँ कि यार ये टोटल, इनको मैं ऐड करके प्रोजेक्ट के एस्टिमेट बना रहा हूँ। ठीक है जी, अब ये जो प्रोजेक्ट के एस्टिमेट है, अब आप जरा सोचिएगा या इस पर गौर कीजिएगा। ये जो पहला मेथड है, इसमें मैंने क्या किया, पूरे प्रोजेक्ट के एस्टिमेट लगाए, फिर वो जो मेरे पास रिस्क रजिस्टर था, उस रिस्क रजिस्टर के अंदर मैंने जितने कॉन्टीजेंसी प्लान बनाए उनके कॉस्ट एस्टिमेट अलग से लगाए, और वो जो जितने भी मुझे कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स चाहिए, मैंने टोटल बजट के अंदर, या सॉरी इस प्रोजेक्ट एस्टिमेट के अंदर ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स टॉप पे ऐड हो रहे हैं। एक मेथड ये है कि मैं एक्टिविटीज के ओरिजिनल एस्टिमेट रखूं, उसको वर्क पैकेज में कन्वर्ट करूं, कंट्रोल अकाउंट में सम करूं, ऊपर डिलीवरेबल है तो डिलीवरेबल में करूं, और उसके ऊपर प्रोजेक्ट की एस्टिमेट आ जाए। अब ये जो पूरे प्रोजेक्ट की एस्टिमेट आया है, लेट्स से $500,000 या $500 million जो भी है, प्लस इसके अंदर वो जो कॉन्टीजेंसी के रिजर्व्स मैंने कैलकुलेट किए, लेट्स से $50 million किए हुए, वो मैं ऐड कर दूंगा, तो ये मेरे पास कॉस्ट बेसलाइन बनेगी। सो कॉस्ट बेसलाइन के अंदर क्या कुछ है? कॉस्ट बेसलाइन के अंदर एक्टिविटीज के एस्टीमेट है, प्लस कॉन्टीजेंसी रिजर्व है। ये जब कॉस्ट बेस सॉरी कॉस्ट के अंदर हमारे एस्टिमेट्स के अंदर कॉन्टीजेंसी रिजर्व ऐड हो जाते हैं, और ये टाइम फेज एक लाइन होती है, तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट बेस लाइन। हम इसके बारे में मजीद पढ़ेंगे अभी कंट्रोल कॉस्ट के अंदर इंशाल्लाह डिटेल में, तो डोंट वरी अगर आप लोगों को कुछ पॉइंट इसमें से समझ नहीं आ रहा। बट कॉस्ट बेस लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हमारे एस्टिमेट प्लस उसके अंदर कॉन्टीजेंसी रिजर्व भी ऐड हो जाएगा। फिर इसी कॉस्ट बेस लाइन के अंदर मैनेजमेंट कुछ रिजर्व्स अपने लिए भी ऐड करती है। ये जो कॉन्टीजेंसी रिजर्व है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर के हवाले हो जाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर ने अपना प्रोजेक्ट कॉस्ट बेसलाइन के अंदर रहते हुए करना है।
तो इसके लिए अगर कोई कॉन्टीजेंसी रिजर्व यूज करने पड़ते हैं तो वो कर सकता है विदाउट एनी फर्दर अप्रूवल, क्योंकि उसको अप्रूवल इस बेस लाइन का मिलता है और बेस लाइन के अंदर कॉन्टीजेंसी रिजर्व शामिल होते हैं। फिर मैनेजमेंट कुछ अपने तौर पे अपने पास कुछ चीजें रखती है ऐसे रिस्क के लिए जो रिस्क इस प्रोजेक्ट मैनेजर ने सोचे ना हो, और या इन कॉन्टीजेंसी रिजर्व से भी बात बाहर चली जाए, तो उन अननोन अननोन रिस्क के लिए मैनेजमेंट ने अपने पास मैनेजमेंट रिजर्व रखे होते हैं। तो जब मैं कॉस्ट बेसलाइन के अंदर मैनेजमेंट रिजर्व ऐड करता हूं तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट बजट या कॉस्ट बजट बनता है। ये याद रखिएगा, दो चीजें हैं, एक है कॉस्ट बेसलाइन। कॉस्ट बेसलाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट प्लस कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स, ये कॉस्ट बेसलाइन है। लेकिन अगर मैं अपने इसी कॉस्ट बेसलाइन के अंदर मैनेजमेंट रिजर्व ऐड कर दूं तो वो मेरे पास कॉस्ट प्रोजेक्ट बजट या कॉस्ट बजट बनता है। सो एक आपने मेथड जो है वो ये सीखा कि हमने किस तरह कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स ओवरऑल प्रोजेक्ट के ऊपर ऐड किए। एक और तरीका है, और वो तरीका ये है कि मैं ओवरऑल करने की बजाय मैं एक्टिविटीज के एस्टिमेट लगाता हूँ और हर एक्टिविटी पे जो मुझे कॉन्टीजेंसी रिजर्व चाहिए वो साथ ऐड कर लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ पूरे एक्टिविटीज के कॉस्ट एस्टिमेट प्लस उन तमाम एक्टिविटीज के ऊपर जो कॉन्टीजेंसी रिजर्व चाहिए, इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो ये मेरे पास वर्क पैकेज की कॉस्ट बनेगी या कॉस्ट एस्टिमेट बनेगा। जैसे हमने पीछे देखा था, पीछे भी यही था कि जब मैं अपने कॉस्ट एक्टिविटीज के कॉस्ट एस्टिमेट को ऐड करता हूँ, यहाँ पे इन तीनों को ऐड करता हूँ तो वो वर्क पैकेज का कॉस्ट एस्टिमेट बनता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने एक्टिविटीज के लिए के साथ कोई कॉन्टीजेंसी रिजर्व नहीं कंसीडर किया। और अब आप जो पढ़ रहे हो मेथड, उसके अंदर आप देखो तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक्टिविटीज के साथ कॉन्टीजेंसी रिजर्व ऐड कर रहे हैं और कॉन्टीजेंसी रिजर्व ऐड करने के बाद मेरे पास वर्क पैकेज की कॉस्ट एस्टिमेट बन रहा है, बिल्कुल जैसे पीछे हमने देखा। अब इस वर्क पैकेज के अंदर, बेसिकली वर्क पैकेज के अंदर नहीं, प्लानिंग पैकेज के अंदर आपको याद होगा कि हम प्लानिंग पैकेज एक ऐसा लेवल है WBS के अंदर, ये नीचे लेट्स से वर्क पैकेज लेवल है, और मैंने ये कहा कि यार इनके साथ ऊपर यहाँ पे एक प्लानिंग पैकेज भी था, और ये तीनों, दो वर्क पैकेज एंड दिस प्लानिंग पैकेज मिलके मेरे पास कंट्रोल अकाउंट बनता है। अच्छा, अब एक्टिविटीज के अंदर जो वर्क पैकेज थे उसको तो मैंने ब्रेक डाउन कर लिया एक्टिविटीज के अंदर, इस वाले वर्क पैकेज को भी ब्रेक डाउन कर लिया एक्टिविटीज के अंदर, और इसके साथ जो कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स हैं वो भी मैंने ऐड कर लिए। ये आपने यहाँ पे देखा हमने ऐड किए। प्लानिंग पैकेज को तो मैंने एक्टिविटीज में ब्रेक डाउन ही नहीं किया, तो इसके साथ जो यू you नो know, मेरे पास इसके लिए जो रिजर्व चाहिए मुझे कॉन्टीजेंसी रिजर्व, वो अभी तक ऐड नहीं हुए। तो एट दिस स्टेज मैं कहता हूँ चले ठीक है यार, ये वर्क पैकेज इसके कॉस्ट एस्टिमेट जिसके अंदर कॉन्टीजेंसी रिजर्व उनकी शामिल है, प्लस ये जो प्लानिंग पैकेज है इसका कॉन्टीजेंसी रिजर्व, ये दोनों ऐड कर दूंगा तो मेरे पास कंट्रोल अकाउंट्स का कॉस्ट एस्टिमेट आएगा। अब कंट्रोल अकाउंट्स को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास कॉस्ट बेसलाइन बनेगी, और इस कॉस्ट बेसलाइन में जब मैनेजमेंट रिजर्व भी ऐड कर दूंगा तो फिर मेरे पास प्रोजेक्ट बजट बनेगा। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैं एक्टिविटी लेवल पर अपने कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स ऐड कर रहा हूँ। दोनों में से आप कुछ कुछ भी काम कर सकते हैं। अच्छा जी, टूल्स एंड टेक्निक्स इसके अंदर क्या है? पैरामीट्रिक एस्टिमेट्स, वो जो हमें आपको याद है कि रेट पर यूनिट एरिया वो हम चेक करते हैं। एक्सपर्ट जजमेंट, बजट बनाने के लिए तो ज़ाहिर है हम एक्सपर्ट जजमेंट करेंगे ही करेंगे। एंड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन रिव्यू, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन रिव्यू बेसिकली ये हमें ना टोटल जब बजट बन जाता है तो उसके अंदर हमें हेल्प आउट करता है ये चेक करने में कि यार पिछले प्रोजेक्ट के ऊपर तो जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन के पूरे बजट की 50% जो कॉस्ट है वो डिज़ाइन पे आई है, और हमारा जो एस्टिमेट आया है या हमारा जो बजट आया है उसमें डिज़ाइन की कॉस्ट ऑलमोस्ट 40% आ रही है। सो व्हाट्स रॉन्ग विद अस? तो प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये हमें एक डिफरेंट कंपैरिजन के लिए इस हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन रिव्यू से अपने बजट को, अपनी कॉस्ट बेसलाइन को हम कंपेयर कर लेते हैं फॉर, आप कह लें कि एक डबल चेक के तौर पे, एक एक्यूरेसी के चेक के तौर पे। अच्छा जी, और अगर इन एस्टिमेट्स के अंदर बहुत डिफरेंस हो कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर को या तो उसके पास कोई वैलिड जस्टिफिकेशन हो
कि हाँ यार ये इस वजह से हो रहा है, और वो उस बात पे फुली कन्विंस्ड हो और ऊपर भी कन्विंस कर सके, या फिर उसे रिव्यू करना पड़ेगा कि भाई ये गलत हो गया कुछ ना कुछ। अच्छा, एक तो बजट बनाने के लिए हमें ये चाहिए, एक और चीज चाहिए, वो ये चाहिए कि भाई मेरे पास लेट्स से मुझे टॉप मैनेजमेंट ने ये कहा हुआ है या मेरे चार्टर के अंदर ये कंस्ट्रेंट लिखा हुआ है कि किसी भी एक मंथ के अंदर आपका टोटल बजट, किसी भी एक मंथ के अंदर आपका टोटल बजट $20,000 से ऊपर ना जाए। लेट्स से मेरे पास ये 5 या 6 मंथ्स हैं और पहले मंथ में मेरा बजट जो है ना, लेट्स से वो जा रहा है 17,000, दूसरे में जो है ना इट इज अबाउट 20,000, तीसरे में 5,000, चौथे में जो है ना वो 40,000 चला गया है, फिर 1,000 या 2,000 पे, या फिर 2,000, तो टोटल बजट तो शायद मेरा रेंज में हो, लेकिन इस मंथ में मेरी आप देख लें कि बजट की जो ये फंडिंग की रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मल या वो जो कंस्ट्रेंट मेरे ऊपर इम्पोज किया गया है उससे बाहर जा रही है। अब ये जो एक्स्ट्रा है, आई वुड लाइक टू सी कि यार इस मंथ में कंपनी मुझे इतना पैसा नहीं देगी या ऑर्गेनाइजेशन या क्लाइंट मुझे इतना पैसा नहीं देगा, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। उसने मुझे बताया हुआ है कि भाई मैं 20,000 पर डॉलर मंथ, सॉरी पर मंथ से ज्यादा नहीं दे सकूंगा, इसलिए आपने अपना बजट इस तरह प्लान करना है कि किसी भी मंथ में 20 मंथ उस डॉलर से ऊपर ना जाए। तो अब ये $20,000 से ऊपर ना जाए, इसका मतलब है कि अब मुझे अपनी एक्टिविटीज को रीस्केड्यूल करना पड़ेगा, ताकि या अपने बजट को कुछ रीप्लान करना पड़ेगा, ताकि ये वाला जो एक्स्ट्रा जा रहा है, फंडिंग लिमिट से बात बाहर जा रही है, ये रिकंसाइल हो जाए, ये उस लिमिट के अंदर, उस कंस्ट्रेंट के अंदर आ जाए। ये भी हो सकता है कि अदरवाइज कुछ कंस्ट्रेंट हो कि यार आपने इस मंथ के लिए इतना और इस मंथ के लिए इतना, इससे ऊपर ना जाए। अगर इससे बाहर जा रहा हो तो मैं ये रिकंसाइल करने की कोशिश करूंगा। इवन अगर जो मेरे पास चार्टर के अंदर टोटल बजट लिखा हुआ है और मैंने जो बजट बनाया है उससे बाहर जा रहा है, तो फिर भी मैं अपना प्रोजेक्ट के इस बजट को रिकंसाइल करने की कोशिश करूंगा यूजिंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव मेथड्स, कि यार कोई सस्ता तरीका भी है काम को करने का विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन अदर फैक्टर्स। ऑब्वियसली मैं किसी तरह सस्ता कर सकता हूँ, ताकि ये जो ओवरऑल बजट लेट से मुझे 10 मिलियन का दिया गया है, मेरा प्रोजेक्ट या मेरा बजट ये जो मैंने अभी एस्टिमेट किया है ये भी 10 मिलियन के अंदर आ जाए। तो एक तो हमने देखा कि वो जो पीरियोडिकल फंडिंग रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर कोई लिमिट लगी हो कि इस मंथ में इससे ऊपर नहीं जाना, इस मंथ से ऊपर नहीं जाना, उसको मैं रिकंसाइल करूंगा अगर कोई वेरिएशन है। और टोटल बजट को भी मैं देखूंगा कि यार टोटल बजट तो मुझे चार्टर के अंदर 10 मिलियन कहा गया और मेरा आ रहा है 10.5 मिलियन। तो इज देयर एनी वे कि मैं अपने इस टोटल बजट या अप्रूव जो चार्टर वाले बजट है उसके अंदर या चार्टर के अंदर जो कंस्ट्रेंट बताया हुआ है उसके अंदर रह के काम कर सकूं। और जैसे मैंने स्केजुअल के अंदर आपको याद है बार बार कहा था कि अगर मैंने सारी टेक्निक इस्तेमाल कर ली और फिर भी मेरा वो जो स्केजुअल की रेंज आ रही है वो 430 से 480 जा रही है और उससे बाहर है जो मुझे कंस्ट्रेंट बताया गया है, तो फिर मैं ज़ाहिर है मैनेजमेंट से बात करता हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह जब मैंने सारी कोशिश कर ली, रिकंसाइल करने की कोशिश की, बट स्टिल ये 10.5 मिलियन से नीचे नहीं जा रहा, तो मैं मैनेजमेंट से यहाँ पे भी उसी तरह बात करूंगा जैसे स्केजुअल के अंदर मैंने बात की थी कि ये पॉसिबल नहीं है, आपने जो टारगेट सेट किया वो रियलिस्टिक नहीं है। तो ये दोनों स्लाइड्स पे इनफैक्ट यही बातें लिखी हुई हैं, ओवरऑल बजट की भी और फंडिंग लिमिट की रिक्वायरमेंट की भी। एक और बात मैंने कहा कि सम प्रोजेक्ट्स के अंदर, ये हमने उस दिन भी जब प्लान बना रहे थे तब भी बात की थी, कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना कि उसका पैसा कहाँ से आएगा, ये वाला फैसला भी प्रोजेक्ट का पार्ट होता है। और उस फाइनेंसिंग की भी कुछ कॉस्ट होती है। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि फाइनेंसिंग के अगर बैंक से मैं ले रहा हूँ तो उस पर कोई इंटरेस्ट दे रहा होता हूँ, तो उसकी भी कॉस्ट होती है। और समटाइम्स आप पे लिमिट इम्पोज होती है कि इस मंथ में इससे ज्यादा फंड आप नहीं ले सकते, तो आपने अपने बजट को वो भी सामने रखना है। अब ये इंटरनल फंड्स भी हो सकते हैं, सॉरी, इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। स्पेशली एक्सटर्नल जो है, जैसे मैंने आपको कहा, वो आप किसी बाहर वाली ऑर्गेनाइजेशन से अगर लेते हो, उसके दो मेथड है। अभी आपको मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ और आप में भी ज्यादा उसमें न जाए, मैंने पहले भी आपको शायद ये बताया हुआ है। एक होता है डेट और एक होता है इक्विटी। डेट का मतलब ये है कि मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहा हूँ, और इसका नुकसान ये है कि मुझे इस पर लोन देना, सॉरी, इंटरेस्ट देना पड़ता है। दूसरा होता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये है कि मैं अपने प्रोजेक्ट के जो शेयर्स हैं वो बेच रहा हूँ, और लोगों ने जो शेयर खरीदे हैं उन शेयर से मेरे पास पैसा जनरेट हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इन शेयर्स में जब भी मेरे प्रोजेक्ट की
प्रॉफिट या रेवेन्यू स्टार्ट होगा तो मैं इन शेयर होल्डर्स को उनके शेयर्स के मुताबिक उस प्रॉफिट में से हिस्सा भी दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास मतलब अपने बजट के अंदर अगर फाइनेंसिंग मुझे करनी है तो ज़ाहिर है मैं वो भी देखूंगा। और ये फाइनेंसिंग के जितने भी मेरे पास एस्टिमेट है या इसके जो अंदर सॉरी पीरियोडिकल रिक्वायरमेंट्स है वो मैं अपने कॉस्ट बेसलाइन के अंदर या अपने प्रोजेक्ट बजट के अंदर ये भी इंक्लूड कर लूंगा। आउटपुट पे मैंने आपको कहा तीन मेजर चीजें हैं। एक का नाम है कॉस्ट बेसलाइन, एक का नाम है फंडिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, और एक हमने देखा प्रोजेक्ट बजट। प्रोजेक्ट बजट बेसिकली वो है कॉस्ट बेसलाइन के अंदर जब मैनेजमेंट अपने मैनेजमेंट रिजर्व ऐड कर देती है तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट बजट या प्रोजेक्ट बजट। ठीक है जी। और फंडिंग रिक्वायरमेंट क्या है ये अभी हम देखते हैं, इन चीजों के बारे में थोड़ा सा इसको जरा पिक्टोरियली देखते हैं। अच्छा, ये आपके सामने एक तस्वीर है, एक सॉरी मुझे जस्ट जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके जी। अब लेट्स से यहाँ पे मेरी वो टाइम चल रहा है, प्रोजेक्ट के मंथ्स चल रहे हैं डिफरेंट, बल्कि हम इसको इस तरह करते हैं। ठहरिए, पहला ये है, दूसरा ये पीरियड कर लेते हैं, तीसरा ये, ऑल्दो ये वो डिफरेंट आपको लग रहा होगा स्केल तो डिफरेंट है लेकिन जस्ट जस्ट इग्नोर दिस पार्ट। यहाँ पे मेरे पास फंड्स या वैल्यूज हैं 10,000, 15,000, 20,000 डॉलर जो भी है वो कम्युलेटिव वैल्यू है। अब कॉस्ट बेसलाइन कैसे बनती है? कॉस्ट बेसलाइन ऐसे बनती है कि मैं कहता हूँ यार फर्स्ट मंथ में मेरी मेरा एस्टीमेट, इस एस्टीमेट के अंदर कॉन्टीजेंसी रिजर्व शामिल है, वो इतने है। दूसरे मंथ के अंदर मेरा एस्टीमेट इतना है, इसके अंदर भी कॉन्टीजेंसी रिजर्व शामिल है। तीसरे मंथ के अंदर मेरा एस्टीमेट इतना है। ये एक्चुअल में एक इंडिविजुअल एस्टीमेट नहीं है एक एक मंथ का, ये पिछले मंथ के अंदर ऐड हो रहा है, कमुलेटिव वैल्यूज है, और ये मैं आपको एक दफा करके बता चुका हूँ मेरे ख्याल में पिछला लेक्चर है उससे पिछले लेक्चर में। अब मैंने आपको करके बताया था कि ये किस तरह कमुलेटिव वैल्यूज ऐड होती हैं, और हम कंट्रोल कॉस्ट में दोबारा पढ़ेंगे। फिर मैं कहता हूँ चौथे मंथ के एंड तक मेरा कॉस्ट एस्टिमेट इतना है, और आखिरी दिन तक जो टोटल मेरा पास कॉस्ट एस्टिमेट पिछले सालों का मिला के वो इतना आ रहा है, इसको हम कहते हैं बजट एट कंप्लीशन। फाइनली मेरा प्रोजेक्ट कितने बजट में होगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट बजट नहीं है। अच्छा, ये जो बजट एट कंप्लीशन है ये बेसिकली इसके अंदर भी कॉन्टीजेंसी रिजर्व शामिल है। एक्चुअल में मेरी इन तमाम वैल्यूज के अंदर कॉन्टीजेंसी रिजर्व शामिल है। जब मैं इन सब पॉइंट्स को मिलाता हूं तो ये मेरे पास एक कॉस्ट बेसलाइन बनती है, और इस कॉस्ट बेसलाइन का आखिरी सिरा उसको मैं बजट एट कंप्लीशन कह रहा हूँ। कॉस्ट बेसलाइन एक कंटिन्यूस लाइन है जो हर मंथ पे, अगर फॉर एग्जांपल मुझे मिड ऑफ द मंथ पता करना है मेरी प्लान वैल्यूज कितनी है तो मैं यहाँ पे देख लूंगा। मुझे अगर 1/3 ऑफ नेक्स्ट मंथ पता करना है 10 दिन के बाद तो मैं निकाल सकता हूँ। ये कॉन्टिन्यूसली आप किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो, लेकिन बजट एट कंप्लीशन आखिरी जो मेरे पास दिन है, आखिरी जो पीरियड है, उसके बाद जो टोटल कॉस्ट बेसलाइन का सम बनता है वो बजट एट कंप्लीशन कहलाता है। और इसके अंदर मैनेजमेंट रिजर्व मैंने जैसे कहा शामिल होंगे। अच्छा जी, तो ये कॉस्ट बेस लाइन एंड आपके पास बजट एट कंप्लीशन हो गया। अब आगे मैं कहता हूं कि यार ये तो वो वैल्यू है, ये बजट एट कंप्लीशन वो वैल्यू है कि अगर प्रोजेक्ट मैनेजर के एस्टिमेट के अंदर रहते हुए या वो जो कॉन्टीजेंसी रिजर्व अगर उसके दरमियान में कहीं चाहिए तो उनके अंदर रहते हुए ये सारा प्रोजेक्ट मैनेज हो जाए। बट व्हाट इफ प्रोजेक्ट मैनेजर इसके अंदर नहीं मैनेज कर पाता, या प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ ऐसा हो जाता है जिसको मैं कहता हूँ ये अननोन हो गया है, वो जो अननोन रिस्क जिसके बारे में हमें पता नहीं अभी तक या हम आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ, वो अगर करता है तो मैनेजमेंट उसके लिए कुछ रिजर्व अपने पास रखती है, उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट रिजर्व। अब जैसे ही मैं बजट एट कंप्लीशन के अंदर मैनेजमेंट रिजर्व ऐड करता हूँ तो वो प्रोजेक्ट बजट बन जाता है। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताइए, मैं आपसे एक बात ये पूछता हूँ कि यार ये कैसे पता चलेगा, लेट्स से मैनेज ये जो बजट एट कंप्लीशन है ये 10,000 है,